हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरा आयुर्वेद चैनल पे। डॉक्टर बिलाल अहमद वानी की रिसर्च और स्टार्ट्स की बुक हमने कंटिन्यू की हुई है। इसमें हमने रिसर्च जो है अपना पार्ट ए पूरा कंप्लीट कर लिया है। जिसको भी रिसर्च वाला पार्ट देखना है, पढ़ना है, वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और जो हमारा स्टार्ट्स वाला पार्ट है, पार्ट बी, वो भी हम लोग शुरू कर चुके हैं, जिसमें से 3 चैप्टर तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब हमने जब शुरू में स्टार्ट से पढ़ना शुरू करा था तो सेंट्रल टेंडेंसी को क्या कहा था? भूयिष्ठ। तो भूयिष्ठ याद रखिए, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज भूयिष्ठ। तो मेजर आर द स्टैटिस्टिकल कांस्टेंट विच अनेबल अस टू कॉम्प्रीहेंड इन अ सिंगल एफर्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ द होल। मेजर्स क्या होते हैं? एक स्टैटिस्टिकल कांस्टेंट होते हैं जो हमें पूरी जो आपकी रिसर्च होती है उसको समझने में, उसका सिग्निफिकेंस को समझने में हमारी सहायता करते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन है। फिर देखिए, मेजर 2 टाइप का है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। तो डिस्पर्जन और सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब आपको समझ में आ ही रहा होगा। सेंट्रल टेंडेंसी मतलब कोई चीज़ बीच में अगर लाकर आप मेजर कर रहे हैं, मतलब पूरे पूरे का जो आप सेंट्रल पार्ट अगर आप मेजर कर रहे हैं किसी भी होल का। और अब डिस्पर्जन मतलब होता है बिखराव। तो डिस्पर्जन मतलब बिखरी हुई अगर चीज़ को आप कैलकुलेट कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, दैट इज़ डिस्पर्जन। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इसमें इसको मेजर ऑफ लोकेशन या पोजीशन भी बोलते हैं, और डिस्पर्जन वाले को बोलते हैं मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में 3 चीज़ आती है, मीन, मीडियन एंड मोड। और डिस्पर्जन में आती है रेंज, मीन और एवरेज डेविएशन या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन। तो डेविएशन मतलब होता है, अब रेंज मतलब क्या होता है, देखिए आप खुद ही नाम से इसको देख लीजिए। डिस्पर्जन में अगर रेंज आ रहा है, रेंज मतलब आप कोई भी रेंज आप निर्धारित कर लेते हैं मिनिमम से मैक्सिमम पॉइंट। एवरेज डेविएशन मतलब आप अपनी एवरेज से थोड़ा डेविएट हो गए हैं, थोड़ा सा भटक गए हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब आपने एक स्टैंडर्ड जो है पॉइंट कैलकुलेट कर लिया और उससे थोड़ा इधर उधर होना, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। तो डिस्पर्जन वही हो गया कि आपने पूरा जो आपका पूरा डाटा है उसको डिस्पर्स्ड, मतलब आपने जब उसकी डिस्पर्स्ड वैल्यू निकाली, बिखरी हुई टाइप जो वैल्यू निकाली है, वो डिस्पर्जन होता है। और अगर आप आप अपने डाटा की सेंट्रल वैल्यू निकालते हैं, मतलब पूरे डाटा को कैलकुलेट करके एक बीच की चीज़ निकाल के लेकर आते हैं, दैट इज सेंट्रल टेंडेंसी। अब पढ़ते हैं इसको। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, द मेजरमेंट्स दैट आर डिस्क्राइबिंग द टेंडेंसी ऑफ द डाटा टू बी इन द सेंट्रल आर कॉल्ड मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और स्टैटिस्टिकल एवरेज। ये डाटा टॉट लिखा है, ये टू बी है, टू बी इन द सेंट्रल मतलब मिडिल में अगर आपका डाटा को कैलकुलेट करना है, पूरे डाटा को मिडिल में लेकर आना है, तो उसको हम बोलते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या फिर स्टैटिस्टिकल एवरेज। The measure of central tendency makes reduction or condensation of a group of observation into a single number। अब आपका ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशन है, मान लीजिए 10 लोगों के पास, 10 लोगों का जो है आपके पास डाटा है, तो उसको जब आप मतलब एवरेज निकालेंगे उसका, तो एक सिंगल नंबर आ जाएगा। तो आपको 10 लोगों का डाटा लिखने की ज़रूरत नहीं, एक सिंगल नंबर लिख देंगे, तो उसी को बोलेंगे कि आपने रिड्यूस कर दिया, फिर कंडेंस कर दिया आपके पूरे मैटर को एक सिंगल नंबर में। इसमें देखिए, द इंपॉर्टेंट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर मीन, मीडियन एंड मोड। तो इस चैप्टर में हम मीन, मीडियन और मोड के थोड़े से जो है फॉर्मूलाज पढ़ेंगे। वैसे न्यूमेरिकल्स आते नहीं हैं एग्जाम में, लेकिन थोड़ा सा जो है सुपरफिशियल आप थोड़ा फॉर्मूला देख लीजिए कि मीन, मीडियन और मोड निकालते कैसे हैं, और उसके जो फॉर्मूला है, ईजी फॉर्मूलाज हैं, वो क्या हैं। इसके बाद आ जाइए आप पेज नंबर 286। सबसे पहले है मीन, एवरेज या फिर अर्थमेटिक मीन। द अर्थमेटिक मीन इज डिफाइंड एज द सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब आप बचपन से देखते आ रहे हैं, जब आप एवरेज निकालते हैं तो जो आपका पूरा टोटल जो डाटा होता है उससे आप डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को। तो इसका जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या है? समेशन ऑफ मतलब एक्स बार इजगल टू समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन। जो स्क्वायर में लिखा है वो इस मीन, एवरेज या फिर अर्थमेटिक मीन का जो है फॉर्मूला है। तो एक्स बार जो है हमारा, एक्स बार जो है डिनोट करता है मीन को, डिनोट करता है एवरेज को, या फिर अर्थमेटिक मीन को डिनोट करता है। फिर इक्वल्स टू समेशन ऑफ एक्स मतलब जितनी आपकी ऑब्जर्वेशन है उनका टोटल नंबर, अपॉन एन जो है हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जैसे 10 बच्चों के मार्क्स हैं क्लास में, अगर उनका एवरेज निकालना है तो 10 जो मार्क्स हैं आपके अलग अलग बच्चों के मार्क्स को कैलकुलेट करके पूरा मतलब ऐड करके अपॉन 10 कर देंगे, तो उसका निकल जाएगा हमारा मीन, एवरेज या फिर अर्थमेटिक मीन। इसके बाद देखिए,
अदर्स डेफिनेशन ऑफ मीन एवरेज में सबसे पहले क्लार्क की जो डेफिनेशन है वो देखिए। द एवरेज एन एवरेज इज़ अ फिगर दैट रिप्रेजेंट्स द होल ग्रुप, मतलब कोई भी फिगर जो एक होल ग्रुप मतलब पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है उसको एवरेज बोलते हैं, मीन बोलते हैं। उस ये क्लार्क की डेफिनेशन है। बाकी जो डेफिनेशन है ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आ जाइए वेटेड मीन पर। वेटेड मीन इज़ द एवरेज ऑफ ग्रुप्ड सीरीज इन ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ग्रैंड मीन और मीन ऑफ मीन्स। मतलब आप जो है अगर आपको कोई फ्रीक्वेंसी दी हुई है, जैसे हमने शुरू में स्टार्ट्स में पढ़ा था कि एक तो होती है सिंपल टेबल और एक होती है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, मतलब जिसमें आप फ्रीक्वेंसी से अपनी टेबल को बनाते हैं कि कितने लोगों के, मान लीजिए क्लास में अगर 50 बच्चे हैं तो 10 बच्चों के आपके आए हमारे 100 नंबर, फिर 5 बच्चों के आए 60 नंबर। ऐसे जो होता है वो होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कि 10 जो है आपकी जो 10 बच्चे हैं उनकी जो फ्रीक्वेंसी कितनी है कि उनके जो नंबर आए हैं वो आए हैं 50 नंबर। तो ये जगह मीन ऑफ मीन्स। तो वेटेड मीन हम तब निकालेंगे जब आपको फ्रीक्वेंसी गिवन हो किसी भी ग्रुप्ड सीरीज की, बस इतना याद रखिए आप इसमें। फिर है एज्यूम्ड मीन। व्हेन लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर इन्वॉल्व्ड इन द डाटा, एन एज्यूम्ड मीन इज आर्बिट्ररी टेकन एज मीन फ्रॉम द सेट एंड इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑब्जर्वेशन, देन डेविएशन of obtained values from the assumed mean is added to find mean difference between the assumed mean and the set। assumed mean में आप सिर्फ इतना याद रखिए, जब आपके पास बहुत सारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो तब आप क्या करेंगे कि एज्यूम्ड मीन मतलब अपनी तरफ से जो है एक मीन जो है एज्यूम कर लेंगे, फिर उस मीन में से जो है आप सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे हर ऑब्जर्वेशन को अपनी। तो ऐसे करके आपका जब निकलेगा वो होता है एज्यूम्ड मीन। तो आप बस इतना याद रखिए इसमें कि वेटेड मीन जो है वो आपका ग्रुप्ड सीरीज़ में अगर आपको कोई फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दी हुई है तो वहाँ पर निकलता है वेटेड मीन, और एज्यूम्ड मीन जब निकलता है तब आपका जहाँ पर होगा लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसमें देखिए आपको अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला दिख रहा है शुरू में फर्स्ट पे, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर इसके बाद देखिए एज्यूम्ड मीन का फॉर्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस समेशन ऑफ डी अपॉन एन। तो जो डब्ल्यू है वो है हमारा मतलब जो हमने एज्यूम्ड मीन लिया था अपनी तरफ से एज्यूम करके, समेशन डी है हमारा जो हमने हर वैल्यू में से एज्यूम मीन को सब्ट्रैक्ट करा। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल आपने लिखा है, इन्होंने एग्जाम्पल दिया है 23 मतलब इंक्यूबेशन पीरियड दे रखा है 9 पोलियो केसेस का, 23, 22, 20, 24, 16, 17, 18, 19, 21। अब इसी में से हमने एज्यूम्ड मीन उठा लिया 20। अब 20 जो क्या हो गया हमारा डब्ल्यू जो है हमारा एज्यूम्ड मीन हो गया। अब एक्स जो है हमारा गिवन है 20, 22, 20, 24 ऐसे करके, फिर हम एक्स में से डब्ल्यू को माइनस करेंगे, मतलब एज्यूम्ड मीन को हम अपनी ऑब्जर्वेशन में से माइनस करेंगे, तो कोई वैल्यू प्लस आएगी कोई माइनस आएगी। तो इन सब वैल्यू को मतलब इनका समेशन करेंगे, क्योंकि फॉर्मूला में हमारे क्या समेशन ऑफ डी है, तो जो हमारा डी आया डिफरेंस आया उसको हम सम अप करेंगे। फिर उसके बाद जो हमारा पहले वाला जो फॉर्मूला लिखा है फर्स्ट पेज पे कि एक्स बार इजक्वल टू डब्ल्यू हमने 20 माना था प्लस समेशन ऑफ डी अपॉन एन जो है हमारा 9 है, मतलब टोटल पोलियो पेशेंट हमारे 9 थे। तो इस तरीके से हमारा निकल जाएगा इसका एज्यूम्ड मीन से जो है हमारा डाटा निकल जाएगा। इसने दोनों चीज़ बताई हुई, देखिए फर्स्ट में लिखा हुआ है इन्होंने अर्थमेटिक मीन से निकाला हुआ है, और सेकंड जो लिखा है इन्होंने एज्यूम्ड मीन से निकाला हुआ है। तो ये न्यूमेरिकल्स जो है आपको निकालने के लिए आएंगे नहीं किसी भी एग्जाम में, बहुत ही रेयर है कि अगर कोई न्यूमेरिकल आ जाए तो। बाकी सिर्फ आप अपना समझने के लिए देख सकते हैं कि अर्थमेटिक मीन और एज्यूम्ड मीन भी आप कैसे निकाल सकते हैं। इसके बाद देखिए वेटेड मीन लिख रखा है 289 पेज पे, फॉर ग्रुप्ड डाटा वेटेड मीन इज अप्लाइड। तो आप याद रखिए कि ग्रुप डाटा के लिए वेटेड मीन अप्लाई होता है व्हेन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज लार्ज, द डाटा आर अरेंज्ड इन अ ग्रुप एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इज प्रिपेयर्ड फर्स्ट। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपको बनानी पड़ेगी, या फिर अगर आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दी हुई है और डाटा जो है आपका ग्रुप्ड डाटा है वो हो जाएगा हमारा वेटेड मीन। ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा मैंने लास्ट चैप्टर्स में समझाया था, चैप्टर नंबर 2 में समझाया था कि ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा क्या होता है, वहाँ पर आप एक बार देख लीजिएगा। तो जहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा और ग्रुप डाटा होगा वहाँ पर होगा हमारा वेटेड मीन कैलकुलेट। जैसे आप इसमें देख सकते हैं एग्जाम्पल में इनकम ऑफ 30 सर्वेंट मेल्स एंड फीमेल्स, जिसमें 10 सर्वेंट की क्या 400 रुपये पर मंथ। तो ये फ्रीक्वेंसी आ गई देखिए, 30 में से आपके 10 जो फीमेल हैं उसमें 400 रुपये पर मंथ है, और 20 मेल के हैं हमारे 600 रुपये पर मंथ। फिर हम इसमें क्या करेंगे, जो हमारा मीन निकालेंगे एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एक्स, मतलब फ्रीक्वेंसी जो आई आपकी फ्रीक्वेंसी कैसे आएगी, आपकी जो फ्रीक्वेंसी आ रही है 10 और 20 जो फ्रीक्वेंसी आपकी 10 फीमेल और 20 मेल्स की, उसको आप अपनी ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद आपका समेशन ऑफ एफ मतलब जो आपकी फ्रीक्वेंसी 30 यानी 10 और 20 आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी 30, उसको जब आप डिवाइड करके निकालेंगे दैट इज़ जो होगा हमारा वेटेड मीन निकलेगा।
तो सिर्फ ये इतना सा ही है। इस चैप्टर में आपको कुछ भी न्यूमेरिकल वाला जो है वो सिर्फ आप अपने दिमाग में बिठाने के लिए कि कैसे ये चीज़ें निकलती हैं, उसके लिए आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। इधर आ जाइए पेज नंबर 292 में सबसे लास्ट में मेरिट्स ऑफ मीन। इट इज़ लीस्ट अफेक्टेड बाय सैम्पलिंग फ्रैक्शंस, मतलब सैम्पल में अगर फ्रैक्शंस है, डेसिमल्स है, उससे इफेक्ट नहीं होता मीन। और डीमेरिट क्या है, इट इज़ ओनली यूज फॉर क्वांटिटेटिव डाटा। तो याद रखिए मीन जो है हमारा यूज़ होगा सिर्फ क्वांटिटेटिव डाटा के लिए। इसके बाद आता है 293 पेज पर आ जाइए, व्हेन टू यूज़ द मीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1, व्हेन द स्कोर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड सिमेट्रिकली अराउंड अ सेंट्रल पॉइंट, दैट इज़ व्हेन द डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नॉट बैडली स्क्यूड। मैंने आपको बताया था कि डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक तो स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होता है और एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि आपने मान लीजिए कोई ग्राफ बनाया है और आपका जो ग्राफ पे दोनों साइड में आपके जो है डाटा नॉर्मली डिवाइड है, आपका जो बेल शेप कर्व बन रहा है, मतलब आपका कर्व टेढ़ा मेढ़ा नहीं बना हुआ है, कहीं पे कुछ ज़्यादा झुकाव नहीं है कर्व में, आपका कर्व जो है बेल शेप बना है। मतलब आपका डाटा जो है एक बार ऊपर गया और एक उसी पॉइंट से धीरे धीरे करके नीचे आ गया। मतलब जिस तरीके से आपका डाटा बढ़ा है उसी तरीके से आपका डाटा कम भी हुआ है, तो उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिकल, मतलब सिमेट्रिकली बढ़ा है और सिमेट्रिकली कम हुआ है। और स्क्यूड डाटा किसको बोलते हैं कि एक या तो डाटा अचानक बढ़ गया और फिर धीरे धीरे घटा है, या फिर धीरे धीरे बढ़ा है और अचानक से घट गया, तो उसको हम बोलते हैं स्क्यूड डाटा, मतलब वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं है इक्वली। तो जब आपका डाटा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा और बैडली स्क्यूड नहीं होगा तब आप यूज़ करेंगे मीन को। बाकी अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन करके एक चैप्टर भी आएगा, वहाँ पर आपको सब अच्छे से समझ में आ जाएगा कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या फिर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। सेकंड पॉइंट देखिए, व्हेन द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हैव द ग्रेटेस्ट स्टेबिलिटी वांटेड। मतलब जब आप मतलब आप अपने डाटा को बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, आप एक स्टेबल रिजल्ट लेना चाहते हैं, तब आप क्या है मीन को यूज़ करेंगे। इसके बाद आता है सेकंड हमारा मोड। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच ऑकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड मोड। मतलब आपको अगर 10 जो कोई ऑब्जर्वेशन दी गई है, उस 10 ऑब्जर्वेशन में जो ऑब्जर्वेशन आपकी बार बार फ्रीक्वेंटली आ रही है उसको हम बोलते हैं मोड। इसमें देखिए एग्जाम्पल, इन अ ट्यूबिकुलिन टेस्ट वाला एग्जाम्पल देखिए, 10 बॉयज़ गिवन बिलो, 3, 5, 7, 8, 8, 8, 10, 11 और 12 करके ऑब्जर्वेशन है। इसमें 8 जो है हमारा सबसे ज़्यादा बार आया है, तो 8 जो है हमारा क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। तो मोड वो होता है जो जिस ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो, मतलब जो ऑब्जर्वेशन बार बार आपका सामने आ रहा हो। इसमें रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड दे रखा हुआ है। तो देखिए आप, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, या फिर मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट में मीन माइनस मीडियन। तो आप इनमें से कोई सा ही फॉर्मूला देख सकते हैं। ये एग्जाम में आया तो नहीं है लेकिन आ सकता है कि इनका रिलेशन क्या होगा। तो रिलेशन है मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब मेरिट्स ऑफ मोड देखिए, इट इज़ एप्लीकेबल टू क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव टाइप ऑफ डाटा। तो मीन जो था हमारा वो सिर्फ क्वांटिटेटिव डाटा के लिए था, मोड जो है हमारा क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों टाइप के डाटा के लिए यूज़ कर सकते हैं। कैलकुलेशन ऑफ मोड है 295 पेज पे। अनग्रुप डाटा देखिए, इसमें जो पहला एग्जांपल है 4, 3, 10, 11, 1, 1, 7, 1। तो 1 जो है हमारा 3 बार आ चुका है, इसलिए इसका मोड होगा 1। अब देखिए मोर देन 1 मोड भी हो सकता है। सेकंड एग्जांपल जो है, एक मोड से ज़्यादा भी मोड हो सकता है किसी भी आपकी टेबल का, जैसे 4, 3, 10, 10, 9, 8, 8, 7, 11। अब इसमें 10 और 8 जो है वो दोनों जो ऑब्जर्वेशन है वो 2 बार आई हैं, तो इसके मोड जो है इस ऑब्जर्वेशन के 2 हो जाएंगे, 10 और 8। इसके बाद ये आपका ग्रुप डाटा का है। इसमें फ्रीक्वेंसी क्या दे रखा है कि आप एक जो है सेकंड फ्रीक्वेंसी और एक सेकंड लास्ट फ्रीक्वेंसी जब आप लेते हैं उस तरीके से दे रखा है। इसको F1 और F2 करके दिया हुआ है इन्होंने, सेकंड फ्रीक्वेंसी और सेकंड लास्ट फ्रीक्वेंसी को। तो आप इसका फॉर्मूला सिर्फ देख लीजिए। ग्रुप डाटा के लिए जब आप मोड निकालेंगे, Z इज इक्वल टू L जो है आपका लोअर बाउंड्री ऑफ मतलब लोअर बाउंड्री ऑफ मोड क्लास, मतलब जो आपकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी आ रही है वो आप लेंगे L को, और उसके प्लस F2 अपॉन F1 प्लस F2। ये चीज़ आप मतलब ये जो फॉर्मूला है आप इसको अप्लाई करेंगे। वैसे आता नहीं है लेकिन फिर भी आप एक बार इसको देख लीजिए। इसके बाद है मीडियन। When all observation of variable are arranged in either ascending or descending order, the middle observation is known as median. 50% observation will be smaller than the median and 50% will be larger. अब इसमें क्या है, आपको सबसे पहले अपने डाटा को जो है अरेंज करना पड़ेगा। मान लीजिए आपको एक बिखरा हुआ डाटा मिला है, तो या तो उसे असेंडिंग ऑर्डर में मतलब बढ़ते हुए क्रम में या फिर घटते हुए क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले उसको आप जो है अरेंज करिए, फिर उसकी जो मिडल वैल्यू आती है उसको हम बोलते हैं मीडियन। अब देखिए इसमें कैलकुलेशन कैसे करेंगे, m इज इक्वल टू n+1 अपॉन
2। n मतलब जो आपकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। अब आ जाइए इस पे एग्जाम्पल फॉर ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मान लीजिए आपकी ऑब्जर्वेशन ऑड है, मान लीजिए आपको 9 पेशेंट की ऑब्जर्वेशन दी गई है। तो जैसे इनमें 5 की दी हुई है, 62, 61, 60, 62 एंड 0। तो इसमें n जो है हमारे 5 हो गया, मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 है। तो 5 + 1/2 जो हमारा 3 निकला। तो 3 मतलब जो आपका थर्ड टर्म है 61, 62, 61, 60, 62 और 0। तो इनमें से थर्ड टर्म आपका जो है वो है हमारा, पहले आपने इसको अरेंज करा है, ठीक है। तो आप अरेंजिंग के बाद जो उसका थर्ड टर्म आ रहा है वो आ रहा है हमारा 61। तो 61 जो हो गया हमारा मीडियन हो गया। तो याद रखिएगा कि 60 जो और डाटा के लिए उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फिर आप ये वाली बिल्कुल भी न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें आप आ जाइए 300 पेज नंबर पे, मेरिट्स ऑफ मीडियन। मीडियन इज़ द ओनली एवरेज टू बी यूज्ड व्हाइल डीलिंग विद क्वालिटेटिव डाटा विच कैन नॉट बी मेजर्ड क्वांटिटेटिवली बट स्टिल कैन बी अरेंज्ड इन असेंडिंग फॉर्म और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो क्वालिटेटिव डाटा के लिए मोस्टली जो है हम मीडियन यूज़ करेंगे। मीडियन जो है बहुत अच्छा जो है हमारा रिजल्ट देता है क्वालिटेटिव डाटा में, क्योंकि वो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं हम किसी की भी क्वालिटी को। फिर देखिए इसमें 301 में फिर से इन्होंने 6 पॉइंट दे रखा है कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डाटा दोनों के लिए हम मीडियन को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि मीडियन जो है वो क्वालिटेटिव डाटा के लिए आपका मोस्टली या बेस्ट जो है वो यूज़ होता है, बाकी क्वांटिटेटिव डाटा के लिए भी आप मीडियन को यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है इसमें क्वार्टाइल्स। तो क्वार्टाइल्स और ये जो आपके चीज़ें दे रखी हैं क्वार्टाइल्स, क्विंटाइल्स और डेसाइल्स, इसमें सिर्फ आप ये देख लीजिए क्वार्टाइल्स जो है वो आपके जो डाटा को है वो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। क्वार्टाइल मतलब क्वार्टररी, तो ये आप याद रखिएगा क्वार्टाइल मतलब 4 होता है। तो फिर आप जो है 4 इक्वल पार्ट में जब आपकी वैल्यू डिवाइड हो जाएगी तो उसको हम बोलते हैं क्वार्टाइल्स। जैसे 25, 50, 75, तो ये 4 इक्वल पार्ट में, मतलब 25 से पहले, फिर 25 से 50, फिर 50 से 75, फिर 75 से 100। तो 4 इक्वल पार्ट्स में अगर आपका डाटा डिवाइड हो गया, वैल्यू डिवाइड हो गई, तो दैट इज़ क्वार्टाइल। इसके बाद देखिए क्विंटाइल्स। क्विंटाइल्स मतलब होते हैं 5 इक्वल पार्ट में जब आपका वैल्यू डिवाइड हो रही है, आपका डाटा डिवाइड हो रहा है, तो उसको बोलेंगे क्विंटाइल्स। डेसाइल्स है जब 10 इक्वल पार्ट में आपका जो वैल्यू है या फिर डाटा डिवाइड हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड डिसाइल्स। इसके बाद नीचे देखिए सबसे ग्राफिक मेथड टू लोकेट द परसेंटाइल। अब आप किसी की परसेंटाइल को लोकेट करने के लिए क्या ग्राफिक मेथड यानी क्या प्रेजेंटेशन अपनाएंगे? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डायग्राम और ओ गिव डायग्राम इज यूज टू लोकेट परसेंटाइल। जब हमने हिस्टोग्राम और ये सारी चीज़ें पढ़ी थी तो वहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डायग्राम या फिर ओ गिव डायग्राम भी पढ़ा था। तो आप याद रखिए कि परसेंटाइल को लोकेट करने के लिए हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डायग्राम या फिर ओ गिव डायग्राम जो है यूज़ होता है। जैसे इन्होंने अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे 303 पे आप देखिए, इसको समझने के लिए Q1, Q2, Q3, P10, P20 और P5 ऐसे करके निकाला हुआ है इन्होंने। तो n/4, n/2 मतलब Q1 क्या था हमारा क्वार्टाइल था, इसलिए हम इसका 4th पार्ट निकाल रहे हैं। Q2 हमारा हाफ और Q3 हमारे 3/4। तो इनके जो सारी ऑब्जर्वेशन निकाल के फिर हम ओ गिव डायग्राम पे इसको जो है आप जो है लोकेट कर सकते हो। जैसे 50th ऑब्जर्वेशन आ गई आपकी, हाइट में बता रखी है इन्होंने। 50th ऑब्जर्वेशन आ गई 166 और 168 के बीच में, मतलब 167 के बीच में आपकी 50th ऑब्जर्वेशन है। फिर 100th ऑब्जर्वेशन है आपकी 171 हाइट पे। तो आप ऐसे करके इसको लोकेट कर सकते हैं, मतलब इसको कैलकुलेट करके आप लोकेट कर सकते हैं। इसके बाद तो कुछ इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट नहीं है। एक बार बस आप एग्जांपल देख लीजिएगा, वो भी एग्जांपल जो न्यूमेरिकल वाले जो आपको दिए हुए हैं वो भी सिर्फ समझने के लिए कि आप मीन मीडियन मोड आप कैसे निकालेंगे। बाकी ऐसा जनरली आपका आता नहीं है कि बहुत बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स आ रहे हों एग्ज़ाम में। छोटे मोटे न्यूमेरिकल या फिर छोटी कोई वैल्यू निकाली हो वो भले ही आ सकती है, लेकिन बड़ा न्यूमेरिकल नहीं आता है। तो बस आप इतना याद रखिए कि ये चीज़ें होती क्या हैं और इनको थोड़ा सा हल्का सा ये देख लीजिए कि कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो चैप्टर नंबर 4 में सिर्फ इतना ही था। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।